We were discussing different laws which have been made, and we have provisions of them to safeguard women from various social, we can say, crimes or practices which bring this gender disparity. और उसी को आगे डिस्कस करते हैं. लॉज ऑन डोमेस्टिक वायलेंस, मैरिज, इनहेरिटेंस, मेंटेनेंस, ये हमने डिस्कस कर लिया. अब डोमेस्टिक वायलेंस एंड क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म्स जो हैं उसके लिए उनको डिस्कस करते हैं. सेक्शन 498 was the first law in IPC, Indian Penal Code, that recognized violence against married women's home. अब हमने ये देखा कि जो विमेन, मान लीजिए बाहर कुछ ऐसा हो रहा है या घर में कुछ इस तरह के क्राइम्स हो रहे हैं, तो उसके लिए तो लॉ था, पर ये रिलेशनशिप ऐसा था हस्बैंड वाइफ का, जिसमें हमने देखा मैरिज की जो डेफिनेशन है या बहुत सारे उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो रिलीजन वाइज डिफर भी करते हैं. हर रिलीजन अपने हिसाब से उसको डिफाइन करता है. तो हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में अगर कोई इशू, कोई परेशानी, समस्या आती है, तो उसके लिए हमारे पास कोई लॉ नहीं था पहले जिसे हम कह सकते हैं दोषी करार कर सकें. उसका रिजल्ट क्या होता था कि वो जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हम देखते हैं कि हस्बैंड जो चाहे वो वाइफ के साथ करे और वो उसके अगेंस्ट जाकर कंप्लेन भी नहीं कर सकती या कोई स्टेप नहीं उठा सकती, वो विजिलेंट था. तो जो फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव है और जो भी हम कह सकते हैं रिफॉर्म्स आए, डिस्कशंस आए, लोगों ने रियलाइज किया और डोमेस्टिक वायलेंस और क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म्स जो हैं, फिर इस सेक्शन के तहत पहली बार जो है लॉ आया जिसमें हम मैरिड विमेन के ऊपर अगर कोई अत्याचार हो रहा है, वायलेंस हो रहा है, तो उसके लिए वो कोर्ट का सहारा, हम कह सकते हैं लॉ का सहारा ले सकती है. तो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस इन इंडिया वाज ब्रॉट अबाउट इन द अर्ली 1980s आफ्टर अ सस्टेन्ड कैंपेन बाय फेमिनिस्ट ग्रुप्स एंड वुमेन एक्टिविटीज ऑल ओवर द कंट्री. तो जो हम क्यों इस सब्जेक्ट को भी पढ़ रहे हैं, देखिए, तो वॉइस बहुत जरूरी है. आपकी जो समस्या है या औरतों के साथ जो भी अन्याय हुआ या डिस्क्रिमिनेशन है जो अभी भी है सोसाइटी में काफी हद तक, तो जब तक एक साथ एकजुट होकर इसके अगेंस्ट वॉइस नहीं रेज करते, अपनी बात कहते नहीं, तो वो बदलाव भी हम समाज में नहीं देख पाते. तो जो कुछ बदलाव अभी हम पा रहे हैं या हम लॉज के फॉर्म में अपने को सुरक्षित महसूस करते हैं, एम्पावर्ड महसूस करते हैं, वो ऐसे नहीं आया है, बहुत लोगों की कॉन्ट्रीब्यूशन से आया है. तो ये भी समस्या देखी गई कि जो आउटसाइडर है या बाहर का कोई व्यक्ति है जो क्राइम कर रहा है, मोलेस्ट कर रहा है या सेक्सुअल नेचर का वायलेंस है या फिजिकल अब्यूज है, जो भी है, तो उसके लिए तो जो हमारा कानून है उसमें प्रोविजन था सजा के लिए और आप रिपोर्ट कर सकते हो. पर हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को इस तरह से लिया जाता था कि अगर हस्बैंड कोई भी हम कह सकते हैं अत्याचार करता है, ज्यादती करता है, तो उसके अगेंस्ट वाइफ कंप्लेन नहीं कर सकती थी. तो इसके लिए पहली बार जो डोमेस्टिक वायलेंस है उसके लिए जो हमारी फेमिनिस्ट ग्रुप्स हैं और विमेन एक्टिविटीज हैं, जैसे आप लोग विमेन स्टडीज पढ़ रहे हो तो आपने पढ़ा ना फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव क्या होता है. जो लोग इस चीज का अध्ययन करते हैं कि क्यों हमारे समाज में औरत और आदमी में इतना डिफरेंस है, अंतर है, उसके रूट कॉजेस तक पहुंचते हैं, तो वो जो फेमिनिस्ट ग्रुप्स हैं, विमेन एक्टिविस्ट ग्रुप्स हैं कंट्री में, उन लोगों ने इसके लिए कैंपेन चलाया और 1980s में ये चीज हमारे सामने आई. Great impetus was imported to this movement, especially after the much criticized judgment of the Supreme Court in the Mathura rape case. The violence was a culmination of all these struggles, ending successfully in the enactment of Section 498A in the Indian Penal Code in 1983, Section 304B in 1986, and corresponding provisions in the Indian Evidence Act 1872. तो ये कोई केस जो है मथुरा रेप केस आया होगा, जिसके बाद जो एजिटेशन है वो बहुत बढ़ा कि इसके अगेंस्ट जो है हमारे पास प्रोविजन होना चाहिए कि अगर हस्बैंड भी हम कह सकते हैं वायलेंस करता है या क्राइम करता है, मारता पीटता है, इस तरह का कोई भी स्टेप उठाता है, तो उसके अगेंस्ट भी विमेन कंप्लेन कर सके, उनकी सुनवाई हो. सेक्शन 304B dealt with dowry deaths. This criminal law reforms held great promises at the time of their enactment. The criminalization of domestic violence in the form of Section 498A and 304B, dowry deaths, sought to increase the certainty and severity of legal responses, thereby correcting historical, legal, and moral disparities in the legal protections afforded to abused women. In sought
for the first time to bring the issue of domestic or family violence out of the protective private realm of the family into the public domain in India. हम देखते हैं सेक्शन 304B में जिसमें डाउरी भी एक इम्पॉर्टेंट रीजन है जिसके लिए वायलेंस जो है लड़कियां फेस करती थी, डेथ फेस करती थी। तो इसको जो है हम कह सकते हैं फैमिली की चार दीवारी से निकाल कर बाहर पब्लिकली जो है इसे लाया गया। But despite these legal reforms, societal responses to domestic violence still largely exclude legal intervention. Advocates for women who face violence within the home claim that male batterers are rarely arrested, prosecuted, or sentenced as severely as other violent offenders. And studies done by several organizations and NGOs show that these claims are accurate. तो जो रिसर्च है या बहुत सारी एनजीओ जो काम करती हैं, जो ऐसी महिलाओं से बात करती हैं जो सफर कर रही हैं डोमेस्टिक वायलेंस से, वो अभी भी ये कहती हैं कि जो बहुत सारे केसेस हम देखते हैं डोमेस्टिक के वायलेंस के, उसमें जो कल्प्रिट होता है, जो वायलेंस कर रहा है, वो एंड में छूट जाता है या उसे सजा नहीं मिल पाती कंपेयरिंग टू अगर वो हस्बैंड नहीं है या कोई और बाहर का ऑफेंडर का क्राइम कर रहा है तो उसको फिर भी जो है हम सजा दिला पाते हैं। पर ये जो हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप यानी विद इन फैमिली है, वो उनको हम सजा दिला नहीं पाते, बीच में ही छूट जाता है या प्रोसिक्यूट नहीं हो पाता, अरेस्ट नहीं हो पाता। क्या कारण होगा उसका? अगर हम लोग आपस में डिस्कशन करें तो इसके क्या प्रोबेबल कारण है? देखिए, सबसे बड़ा कारण तो है कि हम फिर वही सोशलाइजेशन की बात करेंगे कि जिस प्रकार से हम लड़कियों को, औरतों का पालन पोषण करते हैं, हम हमेशा ये बात मन में डाल देते हैं कि फैमिली को बांध के रखना है या फैमिली की इज्जत, फैमिली का ऑनर, दैट इज ऑल ऑन यू। तो हम अभी भी हेजिटेट करते हैं कि हस्बैंड है या फैमिली का कोई और अदर पर्सन है, अगर वो गलत भी कर रहा है और हम पब्लिकली जाएंगे, पुलिस केस करेंगे, एफआईआर करेंगे, तो शायद नाम खराब होगा। कभी कभी हम उसके लिए नहीं, उससे भले नफरत करते हैं, उसके पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए, सबकी हम लोग को कह सकते हैं जो फैमिली का एक स्ट्रक्चर है उसमें दबाव पड़ता है कि भले उस पर्सन को आप नहीं पसंद करते पर पूरी फैमिली के अच्छे के लिए आप ऐसा मत करिए। और लड़कियां इस चक्कर में आ जाती हैं और वो रिपोर्ट वापस ले लेती हैं या नहीं करती हैं। तो ये बहुत हम देखते हैं कि प्रिवेलिंग चीज है, रीजन है। और इससे होता क्या है, देखिए ऐसे लोग जो एक बार हाथ उठा रहा है किसी पर, वो कोई गारंटी नहीं है। अगर मान लीजिए बहुत हम कह सकते हैं उसे पुलिस का डर हुआ या कुछ प्रेशर पड़ा, तो कुछ समय तक वो पर्सन अपने इस बिहेवियर को ये दिखा दे या प्रोजेक्ट कर दे कि वो नहीं कर रहा है, पर वो उसको जरूर रिपीट करेगा। तो ये लड़कियों को, औरतों को अवेयरनेस स्प्रेड करनी है कि डोमेस्टिक वायलेंस इज समथिंग जिसको वो टॉलरेट नहीं करें। कोई एक बार मार रहा है तो उसकी कोई गारंटी नहीं है वो लाइफ में कभी भी कहीं भी हाथ उठाएगा। तो आपको ये पहला ही केस हो तो उसको तुरंत रिपोर्ट करना चाहिए, बताना चाहिए और लीगल एक्शन लेना चाहिए, ताकि उस पर्सन को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज मिलेगा और दोबारा वो हिम्मत नहीं करेगा। इन मेनी पुलिस स्टेशंस, पॉलिसीज फॉर डोमेस्टिक disputes actively discouraged arrest, focusing instead of responses such as calling the abuser to the police station on conciliation, among other measures. Public prosecutors fail to actively pursue cases of domestic violence under Section 498A, and as often women turn hostile during the prosecution and agree to drop the charges. Sentences tend to be less serious for those convicted of domestic violence. The result of these processes had been a higher dismissal rate for domestic violence cases as the prosecution stage compared to other violence cases and less serious sentences. और जो नेक्स्ट चीज देखी गई है कि जब सजा मिलती है तो जो हमारा लॉ है तो वो डोमेस्टिक वायलेंस को उतना सीरियसली या उतना सीवियर उसके पनिशमेंट्स नहीं दिए जाते जितने और क्राइम्स के दिए जाते हैं। मे बी जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रिलेशनशिप एंड द सॉर्ट ऑफ परसेप्शन जो हमारे माइंड में है वो जजेस के माइंड में भी ऑब्वियसली होता ही होगा, तभी ये चीज देखी गई है। और इसीलिए कई बार जो औरतें लड़ भी रही होती हैं, स्ट्रगल भी कर रही होती हैं, तो उनको लगता है कि इतनी सजा से क्या होना है और वो पीछे हट जाती हैं या छोड़ देती हैं। Section 498A, some significant problems. Any critical analysis of Section 498 would be without understanding the history of criminal law reform in India. The demand for criminal law reform came about because of the large number of women that were dying in the matrimonial homes due to dowry-related harassment. Therefore, the initial demand was for a law to prevent only dowry-related violence. Section 498 was thus introduced in the IPC
in 1983, closely followed by Section 304B, which defined the special offense of dowry-related death of a woman in 1986 and related amendments in the Indian Evidence Act 1872. ये दो important हैं, इसको देख लें, 498A और हमारा जो है डाउरी के लिए स्पेशली 304B जो सेक्शन है वो बनाया गया, क्योंकि ये पाया गया कि बहुत सारी डेथ जो थी वो हम कह सकते हैं डाउरी रिलेटेड डेथ्स थी जो रिपोर्ट हो रही थी. It is believed that Section 498A and Section 304B were introduced to complement each other and be a part of a scheme. Since Section 304B addresses the particular offense of dowry death and Section 398 sought to address the wide-scale violence against married women for dowry. तो जो हमारा 498 है उसमें डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस आ जाते हैं और 304B में डाउरी डेथ जो है वो स्पेसिफिकली आती है, और अगर डाउरी के लिए वायलेंस किया जा रहा है तो उसके लिए 498A आता है. तो ये दो हमें एक्ट मिले जो इन क्राइम से हम कह सकते हैं एक प्रोविजन वुमेन को इसके थ्रू मिला. प्रोटेक्शन ओनली फॉर मैरिड वुमेन. Since the important campaign issue for feminist group was dowry-related harassment, all violence faced by women within the homes was attributed to dowry, both by activists and by the state. This resulted in their articulation a demand for a law on domestic violence only for married women. The IPC was thus amended in 1983 and Section 498 was added. तो पहले क्या था कि ये जब हम कह सकते हैं इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ तो डाउरी डेथ्स से रिलेटेड ये कैंपेन था, तो जो हमारे एक्टिविस्ट थे और या जो लॉ मेकर्स थे उनको भी लगा कि अच्छा जो मैरिड वुमेन है उनको डाउरी के कारण जो है ये डेथ्स हो रही थी, तो इस लॉ के अंतर्गत, इस एक्ट के अंतर्गत हम सेक्शन के अंतर्गत सिर्फ मैरिड वुमेन कवर हुई, बल्कि सिर्फ मैरिड वुमेन नहीं, डोमेस्टिक वायलेंस किसी के साथ भी हो सकता है, इवन अनमैरिड वुमेन के साथ. तो ये कमी थी. हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ अ हस्बैंड और अ वुमन सब्जेक्टिंग हर टू क्रुएल्टी, तो 498A जो है वो इन पर्टिकुलर मैरिड वुमेन के लिए था जो डोमेस्टिक वायलेंस को कवर करता था. Whoever being the husband or the relative of the husband of women subjects her to cruelty shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 3 years and shall also be liable to a fine. Explanation for the purpose of this section cruelty means. तो हस्बैंड या उसका कोई भी रिलेटिव अगर विमेन के साथ क्रुएल्टी कर रहा है तो उसको 3 साल और की सजा जो है और जो भी टर्म की लगभग जो है उस क्रुएलिटी के लिए दी जाती है. Any willful conduct which is of such a nature as is likely to drive the woman to commit suicide or to cause grave injury or danger to life, limb or health of the women. तो कोई भी ऐसा बिहेवियर, स्वभाव जो आप उसके साथ करने जिससे कि जो विमेन है वो मजबूर हो जाए सुसाइड करने के लिए या अपने को हार्म पहुंचाने के लिए या कोई भी खतरा मोल लेने के लिए. Harassment of the women where such harassment is with a view to coercing her or any person related to her to meet any unlawful demands of any property or valid security. तो ये तो खैर जो दूसरी चीज हो गई कि आप हैरेस कर रहे हो विमेन को किसी भी मटेरियलिस्टिक चीज के लिए, डाउरी से रिलेटेड प्रॉपर्टी के लिए, वैल्यूएबल एसेट के लिए, ठीक है, नंबर ऑफ थिंग्स. तो इस तरह का केस अगर आता है तो इन दोनों केसेस में हम ये जो एक्ट है इसके थ्रू उसको लेते हैं. This campaign of the women's group turned out to be a narrow, short-sighted and wrongly formulated program as it placed dowry-related violence on a special pedestal. Fortunately, although conceived as a protection against dowry harassment, the section 498 was wide enough to apply to other situations of domestic violence. However, it applies only to violence faced by married women. तो अगर हम इस एक्ट को देखें, इस सेक्शन को देखें, तो इससे डाउरी डेथ्स कवर हो गई और जो मैरिड वुमेन के साथ किसी भी प्रकार का वायलेंस हो रहा है तो वो भी लगभग इससे कवर हो जाता है, पर सिर्फ मैरिड वुमेन के लिए. तो ये एक कमी इस सेक्शन की हम पाते हैं. वेग डेफिनेशन ऑफ क्रुएलिटी, और एक और कमी है इस सेक्शन में कि जो क्रुएलिटी की डेफिनेशन है वो बहुत हम कह सकते हैं एम्बिगुअस है या क्लियर नहीं है. Another significant problem with section 498 is that its definition of cruelty is vague and limited and does not include all forms of violence experienced by women within the home.
While the text of section 498A contains one part that specifically addresses cruelty as harassment for dowry, the ambit of the second section is meant to be much wider than that, as it seeks to address all forms of cruelty that cause grave injury or danger to life, limb, or health, whether mental or physical. Domestic Violence Act violence in section 498 is therefore articulated in terms of cruelty, and cruelty is defined to mean any willful conduct which of such nature is likely to drive the women to, ये हम लोग पढ़ ही चुके हैं कि तो जो डेफिनेशन है एक तो डाउरी से बहुत स्पेसिफाई कर रहे हैं और जो दूसरा भी सेक्शन है उसमें बहुत क्लैरिटी हमें नहीं मिलती. Section 498 and the allegation of misuse. In the last 20 years of criminal law reform, a common argument made against laws related to violence against women in India has been that women misuse these laws. The police, civil society, politicians, and even judges of the High Court and Supreme Court have offered these arguments of the misuse of the laws vehemently. The allegation of misuse is made particularly against Section 498 of the IPC and against the offense of dowry death in section 304B. One such view was expressed by former Justice Katie Thomas in his article titled Women in the Law, which appeared in The Hindu. The 203 Melimet Committee report on reforms of criminal justice systems also notes significantly that is a general complaint that section 498 of the IPC is subject to gross misuse. It uses this as justification to suggest an amendment in the provision, but provides no data to indicate how frequently the section is being misused. It is important, therefore, that such arguments are responded to so as to put forth a clearer picture of the present factual status of the effect of several criminal laws enacted to protect women. अब हम ये कहते हैं कि बहुत सारे जो हमारे पुलिस है या सिविल सोसाइटी में काम करने वाले लोग हैं, जजेस हैं, ये भी बात सामने आई है कि इसका मिसयूज होता है इन दोनों सेक्शन का. यानी मे बी सीधी सादी फैमिली है या लड़का ऐसा नहीं कर रहा है, कई बार लड़कियां गलत होती हैं और वो उन पर ब्लेम डाल देती हैं, तो इसका मिसयूज भी पाया गया है. तो एक आध जो केसेस हुए हैं उसमें इसको डॉक्यूमेंट किया गया है. पर प्रॉब्लम क्या है कि जब ये कहा गया कि मिसयूज है तो वो बात डेटा के साथ बैकअप नहीं की गई है कि मान लीजिए हमारे यहाँ अगर 2000 केसेस हुए डोमेस्टिक वायलेंस के या इस तरह के, तो उसमें से कितने फेक निकले या कितने का हमें लगा कि मिसयूज हुआ है. क्योंकि ये जो केसेस होते हैं हो सकता है एक आध केसेस ऐसे हों, पर मेजॉरिटी जब हम देखते हैं, मेजॉरिटी इम्पैक्ट किसी लॉ का सेक्शन का, वो क्या है, वो चीज महत्वपूर्ण होती है. तो मिसयूज हमने डिस्कस कर लिया. देन है इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड्स हैव नॉट बीन एडवांटेजेस टू वुमेन. और जो क्रुएलिटी की डेफिनेशन है कोर्ट, क्योंकि वो एम्बिगुअस है, तो कई बार कोर्ट उसको मे बी हम कह सकते हैं सही तरह से प्रेजेंट नहीं करता, या कई होता है ना. देखिए ये बात क्या है कि हम जानते हैं ये रिलेशनशिप इतना क्लोज होता है हस्बैंड वाइफ का कि एक ही स्टेटमेंट आपको बोली जा रही है तो उसकी सीवियरिटी वो व्यक्ति ही जानता है ना, कि आपको किस तरह से मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं या किस तरह से टॉन्ट कर रहे हैं. हो सकता है वो शब्द वो लाइन हमें सिंपल लगे पर आपको उसकी सीवियरिटी पता होती है, क्योंकि पीछे का जो भी उससे रिलेटेड मैटर रहता है वो सामने वाले व्यक्ति को नहीं पता होता. So not only is the definition of cruelty in section 498 vague, it has been subjected to interpretation by the courts in ways that have not been advantageous to women. In several cases, the judges of the High Court and Supreme Court have given a narrow definition to cruelty and what acts constitute such behavior. In many cases, the court have held that the definition of cruelty in section 498A IPC should be the same as that of the meaning of cruelty within the Hindu Marriage Act 1955 and have borrowed from that definition. On the other hand, some judges have held otherwise. देखिए ये एग्जाम्पल समझने के लिए सबने मूवी देखी है थप्पड़? देखी नहीं तो एटलीस्ट सुना है? अनम्यूट कर लीजिए. नो मैम, मैंने नहीं सुना ना देखा. नो मैम, नहीं देखा है,
ठीक है, अच्छी मूवी है, देखिएगा। कुछ जो मूवीज आती हैं जो विमेन ओरिएंटेड हैं या इन सब्जेक्ट टॉपिक्स पे बनी हैं, उनको आपको देखना चाहिए। तो देखी है थप्पड़ मूवी ना मैम? हाँ, यस यस, मैम। हेलो हेलो, मेरी आवाज ऑडिबल है? यस मैम। यस हाँ, तो मैम। ठीक है, जिन्होंने नहीं देखी है उनको इन शॉर्ट हम लोग प्लॉट बताते हैं कि इट इज अबाउट सिंपल सी फैमिली दिखाई है कि जो हम कह सकते हैं कि मेट्रो की एक आईटी फैमिली दिखाई है, जिसमें जो वाइफ है वो हाउस वाइफ है, घर का सब काम करती है प्यार से, और जिसका हस्बैंड है वो अ, एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है। सुबह जाता है, अपना चाय बनाती है, उसको फटाफट टिफिन देती है, जो हाउस होल्ड वर्क्स होते हैं बहुत प्यार से करती है। शाम में वो लौट कर आता है, सब पार्टी वार्टी करते हैं। तो एक बहुत यूजुअल नॉर्मल लाइफ दिखाई हुई है। अब दोनों में बहुत प्यार है, ये हमें पिक्चराइज किया गया है। और उसके बाद फिर एक सीन है कि मतलब जो हस्बैंड है वो अपने प्रमोशन के लिए बहुत सीरियस है, बहुत हार्ड वर्क कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, बट समहाउ जो प्रमोशन है कई बार ऑफिसेज में या बायसनेस होती है, जो होता है उसको नहीं मिल पाता। और ये उस न्यूज़ उसको एक पार्टी में मिलती है जहाँ पे सभी इकट्ठा रहते हैं, फैमिली के भी लोग रहते हैं, उसके दोस्त भी होते हैं, फ्रेंड्स भी होते हैं, सारे लोग होते हैं, और बहुत खुश होता है, पार्टी चल रही होती है। उसमें ये न्यूज़ आती है कि उसका प्रमोशन जो हो रहा था उसकी जगह किसी और को दे दिया गया और उसे नहीं हुआ। और इस बात से जो है वो बहुत नाराज होता है, गुस्सा होता है। उसमें बीच में ये जो लड़की है, जो वाइफ है, वो उसको कूल डाउन करने के लिए जाती है, समझाने की कोशिश करती है, और उस वक्त नाराजगी में, गुस्से में वो उसको एक थप्पड़ मार देता है। ठीक है, तो मूवी का जो प्लॉट है वो सिंपल एक थप्पड़ है कि थप्पड़ मार देता है। उसके बाद सब सीरियस हो जाते हैं, धीरे धीरे घर वाले चले जाते हैं, बाहर के लोग चले जाते हैं। और जब लड़का नॉर्मल होता है तो वो कहता है कि तुम्हें उस बीच में मुझे नहीं में भी नहीं आना चाहिए था, नहीं बात करनी चाहिए थी, मैं नाराज था, गुस्सा था, इसलिए मैंने मार दिया। सॉरी सॉरी भी नहीं बोलता, मतलब एक्सप्लेनेशन देता है, जस्टिफिकेशन देता है कि इसलिए हो गया, अदरवाइज मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था। तो अब क्या होता है कि जो सोसाइटी है या जो लोग देख रहे होते हैं उनके लिए वो क्या चीज है, एक छोटा सा क्या मतलब एक थप्पड़ है कि ठीक है, एक स्लैप मार दिया। तो हम आपस में भी बातचीत करते हैं, या ठीक है हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, कोई नाराज हो गया, कुछ ऐसी इतनी इतनी कंडीशन जो थी वो कुछ इस प्रकार की थी कि एक थप्पड़ उसने लगा दिया, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जो उसके घर वाले होते हैं वो समझाते हैं। अब उसका बैकग्राउंड हम फिर देखने की कोशिश करते हैं कि वो लड़की ये रियलाइज करती है। अब जब अपनी लाइफ को होता है ना, कोई इंसिडेंट आपके साथ हो जाता है, आपको बुरा लग जाता है, तो फिर आप बैठ कर सोचते हैं बहुत सारी चीजों पर जिस पर आपने आज तक नहीं सोचा। तो फिर वो सोचना शुरू करती है कि मेरी आइडेंटिटी है क्या घर में। ठीक है, जैसे जो काम वालियां होती हैं या मेड्स होती हैं, हेल्पर्स होते हैं, वो आते हैं, पैसे लेते हैं, घर में काम करते हैं, चले जाते हैं। तो आई एम डूइंग ऑल द हाउस होल्ड वर्क बट दिस पर्सन रिस्पेक्ट्स मी। क्या ये बंदा जो है वो मेरे मेरे व्यूज को, मेरे जो भी मैं शेयरिंग करती हूँ या मेरे जो डिसीजंस मेकिंग है उसको रिस्पेक्ट करता है कि नहीं करता है। तो वो ये रियलाइज करती है कि वो रिस्पेक्ट उसके लिए कभी थी ही नहीं और है ही नहीं। इसलिए थप्पड़ मार देना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, हो गई बाय मिस्टेक, अब उसको भूल जाओ, आगे बढ़ो। पर वो उस बात को भूल नहीं पाती, उसके सेल्फ एस्टीम पे, उसके हम कह सकते हैं मन पर वो घाव करता है कि तो इट वाज नॉट जस्ट अ स्लैप, इट वाज समथिंग कि यू डोंट रिस्पेक्ट मी, और वंस यू डोंट रिस्पेक्ट मी यू कैन डू सच अ थिंग। तो इस पर वो जो है डिवोर्स फाइल कर देती है। तो जो डिवोर्स लड़ने वाले हमारे वकील होते हैं वो बड़े शॉक्ड होते हैं कि अच्छा अच्छा, डोमेस्टिक वायलेंस का केस है तो मार पिटाई की होगी, या जो हस्बैंड है उसका स्वभाव अच्छा नहीं होगा, किसी और से अफेयर होगा, इसलिए आप डिवोर्स ले रहे हो। तो वो एक्सप्लेन करती नहीं, उसने मुझे पार्टी में एक थप्पड़ मार दिया। तो उधर से रिप्लाई क्या आता है कि अच्छा, एक इंसिडेंट हुआ उसमें एक थप्पड़ मार दिया इसलिए आपको डिवोर्स चाहिए। तो ये एक्सेप्टेंस जब हम देखते हैं तो लीगल सिस्टम के अंदर नहीं होता, ये एक्सेप्टेंस उसकी फैमिली में नहीं होता। माँ बाप क्या समझाएंगे कि एक थप्पड़, अरे ठीक है माफ कर दो, हो गया, गलती हो गई। तो ससुराल वाले हो, मायके वाले हो, तो उसी पे ये मूवी बेस्ड है जिसका नाम है थप्पड़। आप लोग देखिएगा तो समझ में आएगा कि जो विमेन इश्यूज हैं वो किस तरह के होते हैं कि जब किसी बाहरी के सामने कोई चीज आती है तो शायद वो हमें बड़ी छोटी लगती है, पर उसका इंटरनल जो इम्पैक्ट है या रियली में वो क्या चीज है वो व्यक्ति जानता है, और वो पर्सन जानता है जो उसके थ्रू जो गो थ्रू हो रहा होता है उससे। तो खैर ये जो हैं कुछ अच्छी मूवीज बनती हैं जो जोड़ती भी हैं और हमारे समाज को ये सोचने पर मजबूर भी करती हैं कि हम किस तरह का जो डिस्क्रिमिनेशन है वो हमारी सोसाइटी में प्रिवेल करता है।
तो दैट इज व्हाट इज इट इज बेस्ड ऑन, और फिर उसको डिवोर्स लेती है उस ग्राउंड पर, और जो बहुत सारे इश्यूज हैं उसका भी रियलाइजेशन कराया गया है। फॉर एग्जाम्पल जो उसकी मेड है वो फिर अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करती है कि वो भी घर पे रोज मार खा के आ रही है, ठीक है, वहां पे भी डोमेस्टिक वायलेंस है। तो द कंपैरिजन इज कि मेड चाहे वो हेल्पर्स हैं, यानी जो हम कह सकते हैं लो इकोनॉमिक ग्रुप के हैं, या वो खुद एक इतनी अच्छी फैमिली को बिलोंग करती है, तो विमेन अलग अलग स्टेजेस पर भी, पर उनके रिस्पेक्ट क्या है या उनके लिए वैल्यू क्या है। तो और जो बात हम कहते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस ऐसा नहीं है कि इन फैमिलीज में हो रहा है या हायर क्लास में नहीं हो रहा, मिडिल क्लास में नहीं हो रहा, ये मेंटालिटी की बात है जो इम्पैक्ट करती है हर सेक्शन को, हर हम कह सकते हैं क्लास को, हर ग्रुप को, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर फाइनेंशियल स्टेटस, एजुकेशन एक्सेट्रा। तो दैट वाज ऑल। तो वही हम कह रहे हैं कि क्रुएलिटी क्या है, यानी कोई बहुत मारेगा, चेहरा लाल हो जाएगा, ये हो जाएगा, तब आप उसको सीरियस समझकर कोई फैसला देते हो। कई बार क्या होता है, मन पे जो आघात किया जाता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। किसी को आप बहुत हीन फील करा दो कि तुम बहुत खराब हो, तुम्हारा शरीर ऐसा है, तुम्हारा ये ऐसा है, आप कंटिन्यूअसली उसको 1 साल से ये चीज बोल रहे हो, तो उसे आप कितना डिस्टर्ब कर दोगे, कितनी हद तक डिस्टर्ब कर दोगे। तो देयर आर मल्टीपल थिंग्स, ये जो रिलेशनशिप है या ये जो हम जब इसको वायलेंस के अंदर लेते हैं, तो जब हमने वायलेंस डिटेल में आपसे डिस्कस किया था, तो वही हमने डिस्कस किया था, ये वो फिजिकल वायलेंस हो सकता है, वो इमोशनल हो सकता है, वो मेंटल हो सकता है। तो ये हैरेसमेंट्स भी हमको इसमें समझने और देखने होते हैं। तो कई बार क्या होता है, जो हमारे लॉ होते हैं वो इतने क्लियर नहीं होते, और उनके इंटरप्रिटेशंस जो होते हैं वो लोग अपने अनुसार करते हैं, और उसमें बहुत सारे लूपहोल्स होते हैं, और विमेन उससे सफर भी करती हैं। Problems with the above Protection of Women in Domestic Violence Act 2005 enacted to plug the loopholes. इसीलिए डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो 2005 में आया, उसमें ये जो कमियां थी उन लूपहोल्स को कवर करने की कोशिश की गई। Civil law remedies. Lastly, for effective implementation of Section 498A and other criminal law remedies in terms of providing protection to women victims of domestic violence, it is crucial that civil law remedies in the form of protection orders, injunctions, non-molestation orders, etc. are in place as well. In India, till date, women has not been able to obtain a restraining order against a violent husband unless she was willing to file for divorce or judicial separation at the same time. Even in such cases when injunction orders are available, the enforcement is weak with absolutely no penalties or violations. Also, injunctions and prejudice orders are rarely granted by the court on an emergency basis. तो ये कुछ कमियां हैं हमारे लॉज की, जहाँ पे वो उनको और सुदृढ़ करने की जरूरत है। तो इसके साथ अभी हम यहाँ स्टॉप करते हैं, यहाँ तक हम लोग एक बार अच्छे से रिवाइज करेंगे, फिर आगे मूव ऑन